नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो प्रोफेसर अरुणेश यादव जी को स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो बहुजन समाज के नहीं यहाँ एक खुशखबरी है, और उसको खुशखबरी ये है कि आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोबारा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, और जो उनकी बहाली कर दी है। सीधी सीधी बात की है तो बहुजन समाज के नहीं है तो अच्छी बात है। और आने वाले समय में उपचुनाव भी होने हैं, उपचुनाव में फिर वही दमखम देखने को मिलेगा आकाश आनंद को। अब साहब उम्मीद तो यही है कि उसी फॉर्म में आए जो फॉर्म छूट के गई थी, जिस फॉर्म के बाद उनका पद लिया गया था। बिल्कुल जहर उगल रहे थे भाई साहब, एकदम हर बॉल पे चौका छक्का लग रहा था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आकाश आनंद जी उसी फॉर्म में आएंगे और चौके छक्के मारेंगे, और बीजेपी के जो है बीजेपी से वैसे ही कड़े कड़े सवाल किए जाएंगे। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो दिक्कतें चल रही हैं, उस दिक्कतों के लिए निश्चित तौर पे उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं समस्याएं आ रही तो बहुजन समाज के साथ आ रही हैं। अभी आपने देखा है कि वहाँ पे एक, हालांकि इस बात का कोई उससे संदर्भ नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि जो बीजेपी के नेता है वो रीलबाजी बहुत कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो पर्यावरण मंत्री साहब का एक वीडियो वायरल हुआ है। अब उनसे कोई सवाल आग बुझा रहे हैं यूं करके, पत्तों से आग बुझा रहे हैं, मतलब मजाक बना रखा है ऐसा। तो ऐसे बीजेपी के जो नेता हैं, इन लोगों से सवाल होने चाहिए कि भैया इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, जंगल के जंगल जले जा रहे हैं और आप जो है पत्तों से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आकाश आनंद की वापसी के बाद बहुजन समाज में जो नया वोटर है, तो वो नया वोटर कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। क्योंकि एक चीज़ अभी बीच में, हालांकि मीडिया ये एक एजेंडा बनाने लगा था, हालांकि इन चीज़ों का कोई और शोर नहीं है। लोग कह रहे थे कि क्या बहन जी का रिप्लेसमेंट जो है चंद्रशेखर में है। देखो, चंद्रशेखर की राजनीति अलग है। चंद्रशेखर आंदोलन के नेता हैं, वो भी अच्छे नेता हैं, लेकिन वो कैडर के हिसाब से काम नहीं कर सकते। उनका राजनीति करने का तरीका अलग है, और बसपा का राजनीति करने का तरीका या कांग्रेस का राजनीति करने का तरीका या जो समाजवादी पार्टी, इनका राजनीति करने का तरीका अलग है। ये लोग एक पार्टी के रूप में हैं और इस पार्टी में अनुशासन है। अभी हालांकि चंद्रशेखर जी जीते हैं तो चलो अच्छी बात है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जीत के साथ जो समाज ने उन्हें जिम्मेदारी है तो दी है, तो उस जिम्मेदारी को भी वो निभाएंगे। और जहाँ तक बात रही, हम अपने उसी कॉन्टेस्ट पे आते हैं आकाश आनंद की, तो उम्मीद ये रहेगी कि आकाश आनंद जी, अब जैसे उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया है, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं तो अब वो सक्रिय रूप से कार्यकर्ताओं से भी संवाद करें। सिर्फ चुनाव में भाषण देने से ही काम नहीं चलेगा। एक कार्यकर्ता का जो जोश ठंडा हुआ है, देखिए साहब, बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो 2019 से बात करी जाए तो कम हुआ है। तो उस वोट परसेंटेज को भी इनको वापस लाना है, और उसके साथ साथ अभी 4 राज्यों में चुनाव और है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इन चारों जगह बीजेपी ने फील्डिंग लगा दी है। तो हमें उम्मीद है इन 4 राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी भी कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि अगर हरियाणा की हम बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो पहले बीएसपी वहाँ अच्छी सीटें लाई है हरियाणा और महाराष्ट्र में। तो अगर ये लोग कैडर पे ध्यान दें, कार्यकर्ताओं से संवाद करें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि वहाँ भी चुनाव को अब कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। मेरे ख्याल से 3-4 महीने में जो तारीखें हैं वो आ जाएंगी, और सितंबर या अक्टूबर में ये चुनाव होना है। और ये जो 4 राज्यों का चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यहाँ मोदी जी की भी साख दांव पे लगी हुई है। क्योंकि उनके नाम पे खुद उनका चुनाव वो हार चुके हैं। वो तो ज़बरदस्ती के स्टेपनी लगा के, जो है ना, जब आप देखते होंगे पहले स्कूटर में एक स्टेपनी का टायर और चलता था, तो जैसे कोई टायर पंचर हो जाए तो स्टेपनी वाला टायर लगा के आदमी स्कूटर चला लेता है। तो इस समय मोदी जी ने 2 स्टेपनी के टायर लगा रखे, तब उनकी सरकार चल रही है।
समझ आप गए होंगे और दर्शक भी हमारे समझ गए होंगे कि वो स्टेपनी के टायर कौन से दर्शक हैं। तो समझ गए, लेकिन एक बात बताओ हम्म, आप वैसे तो पार्टी आपकी कांग्रेस है, जी तो कांग्रेस पार्टी की बात करनी चाहिए आपको। लेकिन जहां बात बहुजन समाज की आ जाए तो बहुजन समाज की बात को बड़ी आप गंभीरता से लेते हुए वहाँ पे बड़े गंभीर सवाल जवाब करते हो आप। देखो साहब, एक चीज हम आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी जो है इसने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया। बीजेपी की तरह नहीं है कि वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब ये कहते हैं कि आने वाले समय में एक ही पार्टी रहेगी और क्षेत्रीय पार्टियां हम खत्म कर देंगे। हाँ, हालांकि एक सेकंड में रोकना जी चाहूँगा। 2014 के बाद में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चली, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कहीं ना कहीं ये मुक्ति की बात है। भाई अगर संविधान में सबको अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है अपनी जीत हार कोशिश करनी, ये सब के अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन आप ये कहना आपका कि भाई मतलब कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहीं ना कहीं संविधान के दायरे की बात मेरे ख्याल से तो नहीं। देखिए, आप किसी पार्टी को खत्म कर रहे हो, किसी विचारधारा को खत्म कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप संविधान को भी खत्म कर रहे हो। संविधान के तहत जो है हर राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है और हर राजनीतिक पार्टी का अपना संविधान है। तो हम भले ही कांग्रेस के हैं लेकिन हमने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया। और ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के साथ तो हमारे यूपी में एक बार अलायंस के साथ हम लोग चुनाव लड़े हैं और बहन जी के प्रियंका गांधी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जब बहन जी की माता जी का देहांत हुआ था तो उस समय प्रियंका जी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने गई थी। और अभी भी हम लोगों ने पूरी कोशिश करी थी गठबंधन बन जाए, लेकिन कुछ कभी कभार ऐसा होता ना, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो किसी कारण से वो गठबंधन नहीं बन पाया। लेकिन अगर आप दूसरी बात देखो, राजस्थान में हमारा जो गहलोत सरकार थी तो 6 सीटें उस समय बहुजन समाज पार्टी की आई हुई थी और उन लोगों ने उस समय बीएसपी के लोगों ने हमें 2 सीटों की ज़रूरत थी, हम 99 पे थे, बिना शर्त के हमें समर्थन दिया। और आप एक चीज़ और देखो, बीएसपी तो यूं कह रहे हैं कि तोड़ लिए नहीं वो नहीं, वो सारे विधायक सॉरी नहीं, माफ करो, विधायक सारे के सारे सांसदों ने हमें बिना शर्त के समर्थन दिया। विधायक हाँ, विधायकों ने। और मध्य प्रदेश में भी इनका एक विधायक था तो उन्होंने भी हमें समर्थन दिया था। वो देखिए, राजनीतिक बयानबाजियां अलग होती हैं। और वो जो 6 विधायक थे और कुछ निर्दलीय विधायक भी थे, जब आपको याद हो कि राजस्थान में सरकार ऑपरेशन लोटस चला था और 17-18 विधायक जो है हमारी पार्टी के गायब हो गए थे, तो उस समय उन निर्दलीय विधायकों ने हमारा साथ दिया था, जिसमें बसपा के भी विधायक थे। तो ये होती है लोकतंत्र की खूबसूरती कि कई बार जो आपके विरोधी हैं, जिनकी विचारधारा आपसे अलग है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और चुनी हुई सरकार को कम से कम 5 साल काम करना चाहिए। बीच में कोई सरकार गिर जाती है तो एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा खर्चा आता है आम जनता पे, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ही वो चुनाव लड़ा जाता है। तो अब यह 5 साल में तो केंद्र में तो कोई खर्चा न करवाओ आप। नहीं साहब, हम इसमें फेरबदल करवाएंगे। अभी देखो 28 और 29 तारीख बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल है जी, मोदी जी के लिए बड़े कैंडी बता रहे हैं कि अभी मोदी जी को अभी से नींद आनी बंद हो गई है। 28 और 29 तारीख को उनको फ्लोर टेस्ट करना है और बड़ी बेचैनी है, क्योंकि उत्सुकता बस एक चीज़ आप देखो, मैं आपके दर्शकों को बताऊं, एनडीए की मीटिंग बीजेपी ने कर ली, लेकिन बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग अब तक नहीं हुई। अब तक बीजेपी के जो 238 सांसद हैं, मोदी जी और मोटा भाई को छोड़ के, उनकी राय नहीं ली गई कि साहब प्रधानमंत्री कौन रहेगा। तो साहब हो कुछ भी सकता है। मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी के सांसद तो सोच रहे थे कि हाँ साहब एक बैठक होगी और उसमें पूछा जाएगा भैया कैसे नेता बनाए। मोदी जी और मोटा भाई ने चालाकी करके एनडीए के सारे नेता उसमें बुला लिए और सारे मुख्यमंत्री भी बुला लिए। अब बताओ भैया, जब सांसदों की मीटिंग होनी थी तो उसमें मुख्यमंत्रियों का क्या काम। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक लग रहा है, मुझे आरएसएस के किसी व्यक्ति ने बताया, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने, कि 28 और 29 तारीख बड़ी भारी है और हो कुछ भी सकता है। तो इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या मोदी जी वो टेस्ट पास कर पाएंगे। वैसे हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं, आए दिन राहुल गांधी जी के बयान आ रहे हैं,
तेजस्वी यादव जी के बयान आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिए हैं कि सरकार आपने बना तो ली है छल कपट करके, लेकिन इसे चलाओगे कैसे। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, और सवाल कई है, क्योंकि कई जो अभी सांसद बने हैं बीजेपी के, या जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो उपचुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं, और अभी बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी तो अलग अलग पदों पे सेट हैं। नड्डा जी को भी हटा दिया है, उन्हें भी स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया। अब किसे अध्यक्ष बनाएंगे, किस व्यक्ति को लेके आएंगे। पहले तो बात अलग थी, तब आपके पास 300 सांसद थे। अब समीकरण क्या बनते हैं, क्या क्या बाकी नेता उस नाम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मोदी जी ये चाहेंगे उनका कोई आदमी जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष बने। और इस बार कह रहे हैं, जो खबर आ रही है आरएसएस से, कि चुनाव भी होगा अध्यक्ष का। वैसे मिस कॉल वाला अध्यक्ष नहीं बनेगा, इस बार अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो बीजेपी में भी बड़ा मामला दिलचस्प होगा। जैसे बीजेपी वाले नहीं विपक्ष के नेताओं की तफरी लेते थे कि साहब खड़गे साहब अध्यक्ष बनेंगे, कि साहब कौन अध्यक्ष बनेगा, कि साहब दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष बनेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी बीजेपी में अध्यक्ष कौन बनेगा। सवाल कई है, और कहते हैं ना राजनीति बड़ा दिलचस्प चीज़ है, और इसमें मैं ये मान के चलता हूँ हमारे दर्शकों को इस राजनीति से लुत्फ लेना चाहिए। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे एंजॉय करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया हमसे ज़्यादा परेशान तो ये हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। एक उड़ते उड़ते खबर और आ रही है आरएलडी से। आरएलडी के जो चुने हुए विधायक हैं, शायद 8 विधायक जीते थे, उनमें से 6 विधायक किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। वो किधर जा सकते हैं? वो इंडिया गठबंधन की तरफ आने की खबर है, भीतर खाने खबर ये चल रही है। क्योंकि साहब जयंत चौधरी जी, जिन्हें चवन्नी बना रखा है पब्लिक ने, वो तो पलट गई, वो तो मंत्री बन गए, ठीक है। और आरएलडी के एक विधायक को इन्होंने मंत्री बना दिया। अब बाकी विधायकों के साथ समस्या ये है कि उनका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव जीते थे तो सपा के साथ अलायंस था, और भर के एक तरफा उन्हें मुस्लिम वोट मिला। अब ये चले गए बीजेपी की तरफ, तो अब तो इन्हें मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं। और आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख भी लिया, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, चाहे कैराना की सीट हो, जो इनकी परंपरागत सीट थी। सहारनपुर की भी सीट ले लो आप, जो वो गन्ने वाली बेल्ट है, तो उसमें 3 प्रमुख जो सीटें हैं वो इनके हाथ से निकल गईं। और जयंत चौधरी जी के ज़्यादातर विधायक इन्हीं क्षेत्र से, और मेरठ में भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। तो ये विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं, और 2/3 वाला तो फॉर्मूला है ही। अगर 5 भी विधायक इधर आ जाते हैं तो उन्हें मान्यता मिल जाएगी, और इधर 6 विधायक असंतुष्ट है। तो कहानी इधर भी बड़ी दिलचस्प है। जो पश्चिमी राजनीति और आरएलडी का जो खेमा है वो भी अच्छा खासा असंतुष्ट है। तो अब जब मतलब बात अगर आरएलडी की करें तो 10 साल तक तो विरोध में रहे, लगातार हर किसान आंदोलन में शामिल रहे, और लाठियाँ खाई, और बीजेपी के खिलाफत में ही वोट मिले उन्हें, और उनके विधायक जीते। और इन सब के बाद वो सीधे के सीधे जाके एनडीए में शामिल हो गए, और वहाँ जाके मंत्री बन गए। तो अब कहीं ना कहीं जनता तो मंत्री बनी नहीं है, तो जनता में तो असंतोष रहेगो ही रहेगो। भाई सब लोग व्यक्तिगत फायदे के नहीं है थोड़ी सोचें। जिन्होंने वोट दी है आम जनता ने, उनके साथ तो कहीं ना कहीं छल है वो। उन्होंने तो बीजेपी के विरोध में वोट दियो, लेकिन अब उनके संग छल है वो, तो वो भी अपने अपने हिसाब को देख रहे हैं। विधायकन को भी आगे अपना टिकट लेना हो, सीट निकालनी है, तो वो भी अपने गणित देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे आपने बड़ी बारीकी से समझाया कि वोट तो जनता ने दिया, और जनता ने वोट कब दिया? जब ये बीजेपी के विरोध में थे। क्योंकि आपने लठ भी खाए थे, हाथरस में पुलिस ने कैंडी कैंडी लाठी मारी थी इनमें। और वो दृश्य भी जयंत चौधरी का देखा था कि जब ये लखीमपुर खीरी पैदल ही निकल गए थे, तो लोगों को लगा कि हाँ, जो ये नया नेता है, पढ़ा लिखा लड़का है, इसके अंदर वो जज्बा है, ये बीजेपी की चूल्हे हिला सकता है। क्योंकि यहाँ के किसान की जो समस्याएं, जब से बीजेपी आई है केंद्र में, इनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। और अब आप जो है चौधरी साहब वहाँ उनकी गोदी में जाके और बैठ गए। जब वहाँ आप गोदी में बैठ गए तो अब ये किसानों की समस्या कौन सुनेगा? क्योंकि बीजेपी तो है ही किसान विरोधी। ये तो चाहते ही नहीं है कि किसानों को उनका मौलिक अधिकार मिले।
अभी आप देखो एमएसपी की बात कर लो, एमएसपी पे कानून नहीं बनाया, वो एमएसपी के नाम पे कुछ रेट बढ़ा दिए, ना स्वामीनाथन फॉर्मूला लगाया, गोलमोल करके काम कर दिया। और संसद में अब जब मोदी जी की का वक्तव्य आएगा तो बोल देंगे साहब एमएसपी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, कर्ज माफ़ी कर दी, सब कर दिया। लेकिन डॉक्यूमेंट पे देखा जाए तो कुछ नहीं होगा, हकीकत में देखा जाए तो कुछ नहीं होगा। तो वोट तो हकीकत से ही मिलता है। वोट तो हकीकत ही मिले, लेकिन पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश तो पूरी पूरी करी जाके, कैसे भी करके कई भी तरीका से वोट हासिल कर लो और सत्ता पे आ जाओ और कुर्सी कुछ संभाल लो। लेकिन अब जनता बहुत समझदार है। संविधान की बात इंडिया गठबंधन द्वारा जो करी गई कि संविधान खतरा में है, संविधान बदल दियो जागो, समाज ने बहुत गंभीरता से लियो और लेने के बाद में भरपूर ठोक ठोक के वोट दियो, ठोक ठोक के वोट दियो। और आज स्थिति ये है कि मोदी जी बहुत ही सोचते होंगे, बहुत कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे जब नैया पार पड़ेगी, और नहीं तो बड़ी मुश्किल है। हर एक कदम पे खतरा, हर एक कदम पे खतरा। रात को सोएंगे, सवेरे उठेंगे तो मालूम ना सरकार रहेगी या ना रहे। तो ऐसी स्थिति है कि स्थिति बुलाई कौन नहीं है, जनता जनार्दन। जनता जनार्दन को जो फैसला हो वह फैसलाते, अब जो भी काम होंगे वो सब की राय मशवराते होंगे। ऐसे ना है कि रात को 8 बजे आए और कह दई लीगल टेंडर नहीं है और आगे कछु कह दई। अब वो चलने वालों नहीं है। जनता ने जनादेश ही ऐसो दियो है कि अब तो सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, और नहीं तो कुर्सी को त्याग करना पड़ेगा। तो बहन बसपा सुप्रीमो मायावती को जो फैसला है आकाश आनंद पे, आकाश आनंद अब जनता में जाके क्या मैसेज देंगे और कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे और कैसे अपने आप को साबित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। नई वीडियो में फिर आपके सामने रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।